एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? वो करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला इस लेक्चर में वो है नॉर्मल इंस्पायरेशन। आज हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि पल्मोनरी जो वर्ड है वो हम लंग्स के लिए यूज करते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया कि ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो ब्रीदिंग में जो है आपकी दो प्रोसेस आ जाती है, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक होती है आपकी इंस्पायरेशन, दूसरी होती है आपकी एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन को हम हिंदी में बोले यानी कि सांस लेना। ठीक है, जब हम एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, भरते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंस्पायरेशन। और जो एक्सपायरेशन होती है स्टूडेंट्स, वो जब हम अपने लंग से जो एयर है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, निकालते हैं एटमॉस्फेयर में। जो लंग से हम अगर एटमॉस्फेयर में जो है एयर को रिलीज करते हैं, निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, और ब्रीदिंग में आपकी दो प्रोसेस होती है। ठीक है, एक होती है आपकी इंस्पायरेशन और दूसरी जो होती है वो आपकी होती है एक्सपायरेशन। ठीक है, यस। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन में क्या होता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन यानी कि taking in oxygen rich air from the atmosphere into the lungs, उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। तो हम लिख सकते हैं taking in oxygen rich air into the lungs from atmosphere। तो ये होती है हमारी इंस्पायरेशन। टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर को जब हम अपने लंग्स में लेते हैं एटमॉस्फेयर से, दिस इज टर्म्ड एज इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन को हम लिख सकते हैं टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपने लंग से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, इसमें दो प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन यानी कि सांस लेना, एक्सपायरेशन यानी कि सांस छोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन वन ब्रेथ। जब हम एक बार ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, जब हम हमारी वन ब्रेथ में क्या होता है? एक इंस्पायरेशन होती है और एक एक्सपायरेशन होती है। ठीक है, जब हम एक बार ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में आ जाती है आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो जब हम एक बार ब्रीदिंग करते हैं यानी कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी वन ब्रेथ। एक ब्रेथ में क्या होती है? एक इंस्पायरेशन, एक बार हम इंस्पायरेशन करते हैं और एक बार हम एक्सपायरेशन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन वन ब्रेथ वो होती है हमारी एक इंस्पायरेशन और ये होती है एक एक्सपायरेशन। ठीक है, वन ब्रेथ में एक इंस्पायरेशन हो गई, एक एक्सपायरेशन हो गई। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन अ हेल्दी पर्सन। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है एक हेल्दी पर्सन का,
वो 12 to 16 टाइम्स होता है पर मिनट, ठीक है। हर मिनट हम 12 से 16 बार क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। यानी हम 12 से 16 बार इंस्पायरेशन करेंगे और 12 से 16 बार ही हम एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है एक हेल्दी पर्सन का यानी इसलिए लिखा है क्योंकि उसको कोई और लंग रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेरी कर सकती है ये रेंज। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है एक हेल्दी पर्सन का वो 12 to 16 टाइम्स होता है पर मिनट, यानी 12 से 16 बार पर मिनट। हर मिनट 12 से 16 बार वो ब्रीदिंग करता है। एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। इतनी बार जो है नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हमारा 12 से 16 बार होता है पर मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ब्रीदिंग में जो है हमारी टू टाइप्स की मसल्स इन्वॉल्व होती है। एक होती है हमारी डायफ्राम मसल्स, एक होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल जिसे हम फ्रेनिक मसल्स भी कहते हैं, जो हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बिटवीन द रिब्स होती हैं। रिब्स के दो रिब्स है जैसे, तो उसके बीच में प्रेजेंट होंगी, वो होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और जो डायफ्राम मसल्स होती है और इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। जब ये मसल्स जब ये मसल्स जो हैं डायफ्राम मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इनका, इसकी वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ मसल्स। पहली है डायफ्राम मसल्स, दूसरी है इंटरकोस्टल मसल्स जिसे हम फ्रेनिक मसल्स भी कह रहे हैं। प्रेजेंट बिटवीन अवर रिब्स, हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो ये देखिए हमारे रिब्स हैं, ये हमारे रिब्स प्रेजेंट है, ये हमारे रिब्स है, ठीक है। इसके बीच में ये जो रेड कलर की मसल्स दिख रही है ये है आपको इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जो सबसे बाहर की तरफ दिख रही है ये वाली, ये है हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये हमारी हेल्प करती है नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है। इट हेल्प्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है इट हेल्प्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सबसे बाहर है वाली है, उसके अंदर आप देखेंगे तो एक और ये जो रेड कलर की मसल दिख रही है ये जो रेड कलर से दिख रही है मसल्स, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आती है। इट हेल्प्स इन फोर्सफुल ब्रीदिंग। इट हेल्प्स इन फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है ये नॉर्मल ब्रीदिंग में काम आती है और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आती है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये देख रहे हैं आप सबसे बाहर की तरफ है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के पीछे दिख रही है आपको वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो सबसे लास्ट में दिख रही है वो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है। इसका बस नाम जान लो, इसका कोई मतलब फंक्शन जानने की जरूरत नहीं है, ये हमारी सिलेबस में। तो हमारे सिलेबस में क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हमें पढ़ना है, ठीक है। और फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है काम आती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में नॉर्मल ब्रीदिंग में काम आती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। अब बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग की। नॉर्मल ब्रीदिंग में आपकी आ जाती है नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक आ जाती है नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग की हम बात कर रहे हैं अभी। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाती है आपकी नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक आ जाता है आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है।
तो नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन स्टूडेंट जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें एटीपी जो है कंज्यूम होती है, इट रिक्वायर्स एटीपी, ठीक है। इसमें क्या होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन में, जब डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसमें हेल्प करती है। डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इन नॉर्मल इंस्पायरेशन हो पाता है, ठीक है। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसमें एटीपी खर्च होती है। हम सबको पता है कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें एटीपी खर्च होती है, बिना एटीपी के जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। एटीपी बहुत जरूरी होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नहीं तो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल इंस्पायरेशन है उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर एटीपी कंज्यूम होती है, इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। और जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है वो एक पैसिव प्रोसेस होता है, उसमें जो है मसल्स, जो डायफ्राम मसल्स है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है स्टूडेंट्स, वो रिलैक्स करते हैं। जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तो उसमें एटीपी का कोई खर्च नहीं होता, उसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये एक एक्टिव सॉरी इसीलिए ये एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई एटीपी जो है खर्च नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। क्या होता है इसमें, इट रिक्वायर्स एटीपी, ठीक है। इसमें एटीपी का खर्च होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, आगे लिखते हैं और ज्यादा नहीं है। इट इज डन बाय, नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। इट इज डन बाय, इट इज डन बाय contraction, done by contraction of diaphragm muscle and external intercostal muscle, ठीक है। जो हमारी डायफ्राम मसल्स होती है, डायफ्राम मसल्स तुम सबको पता है, जो हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था थोरैसिक चैम्बर के बारे में। तो जो थोरैसिक चैम्बर के लोअर साइड पे डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोअर साइड पे ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से भी सेपरेट करता था, ठीक है। तो ये डायफ्राम मसल्स है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन की। नॉर्मल इंस्पायरेशन स्टूडेंट्स ये एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, और इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी, इसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब आगे लिख लेते हैं, इट इज डन बाय, इट इज डन बाय रिलैक्सेशन ऑफ diaphragm, diaphragm muscle and external intercostal muscle, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है वो रिलैक्सेशन से होता है, जिससे डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब रिलैक्स करती हैं तो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है। मतलब एक्सपायरेशन यानी कि जो हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, अपने लंग्स से एयर को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल एक बार फिर से बता देती हूँ, नॉर्मल जो इंस्पायरेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एटीपी जो है कंज्यूम होती है, इसमें एटीपी का खर्च होता है, क्योंकि इसमें जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसमें जो डायफ्राम मसल्स हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं
वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें एटीपी जो है खर्च होती है। जो मसल्स जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसमें एटीपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके कॉन्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एटीपी खर्च होगा, तो इसलिए एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। और जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एटीपी का खर्च नहीं होता, क्योंकि इसमें जो मसल्स है वो रिलैक्स कर दी हैं। जो डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और उनका रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन होता है तो एटीपी जो है वो मसल्स में खर्च नहीं होती है, क्योंकि रिलैक्सेशन एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोरैसिक चैम्बर की। ठीक है, तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था थोरैसिक चैम्बर के बारे में। हमने ये देखा था कि थोरैसिक चैम्बर होता है वो एक एयर टाइप चैम्बर होता है। ठीक है, वहां से कोई भी एयर का जो है लीकेज नहीं होता है। एयर चैम्बर की वजह से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, बहुत एसेंशियल होता है हमारी ब्रीदिंग के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जा करके उसको जरूर देखना, मैंने वहाँ पर डिटेल में थोरैसिक चैम्बर के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं थोरैसिक चैम्बर के बारे में बात करते हैं। ये थोरैसिक चैम्बर होता है स्टूडेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपका जो थोरैसिक चैम्बर होता है वो जो वेंट्रली वेंट्रल यानी जो हमारी सामने की साइड होती है आगे की, वहां पर स्टर्नम प्रेजेंट होती है, मतलब स्टर्नम से बना होता है। और डॉर्सली यानी जो पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम से बना होता है। और लेटरली यानी बगल की साइड से रिब्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स से बना होता है। और जो लोअर साइड होती है नीचे की साइड, ठीक है, लोअर साइड वो डोम शेप्ड डायफ्राम जो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर उससे बना होता है। और जो ये थोरैसिक चैम्बर देखिए ये मैंने बनाया हुआ है और यहीं पर हमारे जो है लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा थोरैसिक चैम्बर हमने ड्रॉ किया है, ये है नीचे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है डायफ्राम। ठीक है, और जो डायफ्राम है उसके बाद जहाँ पर जिधर डायफ्राम प्रेजेंट है लोअर साइड पे, उसको हम मान लेते हैं पोस्टीरियर साइड। लोअर साइड यानी नीचे की तरफ हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी हेड की तरफ की साइड है ऊपर की साइड उसे हम एंटीरियर साइड कहते हैं। ठीक है, ये साइड समझना बहुत जरूरी है इसमें, तभी आपको आगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थोरैसिक चैम्बर का हमने डायग्राम क्या किया है, ड्रॉ किया है। और लोअर साइड पे डायफ्राम प्रेजेंट है और जो ऊपर की साइड है वो है एंटीरियर साइड, नीचे की साइड जो है पोस्टीरियर साइड है, जो सामने की साइड है वो है वेंट्रल साइड, जो पीछे की साइड है वो है डॉर्सल साइड, और जो बगल की साइड है वो है लेटरल साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, जो यहाँ जो थोरैसिक चैम्बर हमने बनाया उसमें देखिए लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, और जो हमें पता है कि जो लंग्स की कवरिंग के बारे में भी हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, जो लंग्स की कवरिंग होती है उसे हम प्लूरा बोलते हैं, उसमें दो कवरिंग्स पाई जाती है। ठीक है, जो लंग से अटैच्ड होती है वो होती है आपकी विसरल प्लूरा। ठीक है, तो हम विसरल प्लूरा को ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो लंग से अटैच्ड है ये है येलो कलर से हम बना रहे हैं, ये है आपकी विसरल प्लूरा, ये लंग से अटैच्ड। और जो आउटर कवरिंग थी लंग्स की उसे हम बोल रहे थे पैराइटल प्लूरा, ये थोरैसिक लाइनिंग से अटैच्ड होती है। थोरैसिक लाइनिंग यानी कि जो रिब्स होते हैं, स्टर्नम होती है, डायफ्राम होती है, उससे ये अटैच्ड होती है। ठीक है, थोरैसिक लाइनिंग से अटैच्ड होती है जो आउटर कवरिंग होती है लंग्स की। तो हम उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये जो येलो कलर से जो कवरिंग दिख रही है आपको वो है आपकी, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। जो येलो कलर से कवरिंग दिख रही है आपको, ये है आपकी विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और जो ये ब्लू कलर से दिख रही है आपको, ये जो ब्लू कलर से दिख रही है वो है आपकी पैराइटल प्लूरा, यानी कि जो आउटर कवरिंग है, पैराइटल। ठीक है, ये थोरैसिक चैम्बर हो गया हमारा, नीचे की साइड पे डायफ्राम है लोअर साइड पे, और ये जो कवरिंग है लंग्स की विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, और जो अपर साइड जो मतलब हेड की साइड है वो एंटीरियर साइड है, और जो लोअर जिधर डायफ्राम प्रेजेंट है वो हमारी पोस्टीरियर साइड है। और वेंट्रल साइड सामने है आगे की साइड, और पीछे की साइड डॉर्सल साइड है। और जो लेटरल साइड है वहाँ पर रिब्स प्रेजेंट है, मतलब जो बगल की साइड होती है वो रिब्स, तो वहाँ पर हमारे रिब्स होते हैं, उसे हम लेटरल साइड बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं
मसल्स के सॉरी अब बात करते हैं मैकेनिज्म की कि कैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, एकदम फोकस के साथ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब आपको ध्यान से सुनना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये जो हमारी थोरैसिक चैम्बर है, जिसे हम थोरैसिक कैविटी भी बोल रहे हैं, इसमें जो हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है लोअर साइड पे जो है ये डायफ्राम प्रेजेंट है। ये जो जो डायफ्राम होता है हमारा, ये डोम शेप का होता है नॉर्मली। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डोम शेप का होता है। ठीक है, डोम शेप का होता है। तो सबसे पहले क्या होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन में, सबसे पहले ये डायफ्राम मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो डायफ्राम है नॉर्मली डोम शेप का होता है। ठीक है, डोम शेप का ये देखिए प्रेजेंट है ना डायफ्राम, ये कैसा है, डोम शेप का है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करती है, इस डोम शेप का डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि ये नीचे आता है, ये नीचे आता है। ठीक है, ये नीचे आएगा और ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आएगा और ऐसे फ्लैट हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या हुआ, डायफ्राम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो नीचे आएगा और ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, डोम शेप का था और ये ऐसे नीचे आया और ये फ्लैट हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब डायफ्राम डोम शेप का था, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो नीचे आया और फ्लैट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो थोरैसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा। ठीक है, आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये है हमारे, मान लो ये हमारी थोरैसिक चैम्बर हम बना लेते हैं। ये हमारे स्टर्नम है सामने, ये हमारी लेटरल साइड पे रिब्स प्रेजेंट है, और ये नीचे की साइड पे हमारा जो है, ये नीचे की साइड पे, एक मिनट, ये नीचे की साइड पे ये हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से बना है, मेंशन नहीं कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि ये जो नीचे की साइड पे प्रेजेंट है वो ग्रीन कलर का डायफ्राम प्रेजेंट है, और ये जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ये रिब्स हैं, और सामने जो दिख रही है वो है आपकी स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम को अच्छे से बना लेते हैं। ये है हमारी स्टर्नम। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखना, पहला हमने क्या बताया, पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम मसल्स में। ठीक है, पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम मसल्स में, जो हमारे जो डोम शेप के डायफ्राम ये प्रेजेंट है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये नीचे आएंगे, और ये नीचे आएंगे। ठीक है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम मसल्स में, और ये नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे और ये फ्लैट हो जाएंगे। ये नीचे आए, देखो ये नीचे आए और ये फ्लैट हो गए, नीचे आए ये फ्लैट हो गए, और ये साइड जो हमारी वो एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, जब ये डोम शेप का डायफ्राम नीचे आया तो किस डायरेक्शन में थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा, आप देखो किस डायरेक्शन में बढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो किस डायरेक्शन में थोरैसिक चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम बढ़ा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में जो है थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, बढ़ा। अब देखो इधर, अब इस जो डायफ्राम है उससे क्या अटैच्ड है, उससे आपकी पैराइटल प्लूरा, जो लंग्स की आउटर कवरिंग है, वो भी अटैच्ड है। ठीक है, जब ये डायफ्राम नीचे आता है तो ये जो पैराइटल प्लूरा है ये भी स्ट्रेच होती है। ठीक है, और पैराइटल प्लूरा से जुड़ी है विसरल प्लूरा, वो उसकी वजह से वो भी स्ट्रेच होगी। विसरल प्लूरा से डायरेक्टली लंग्स अटैच्ड है, तो लंग्स भी स्ट्रेच होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो क्या होता है अल्टीमेटली, जो लंग्स है वो भी हमारे स्ट्रेच हो जाते हैं और उनका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो बॉयल्स लॉ होते हैं, सॉरी, क्योंकि जो बॉयल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखो क्या होता है,
सबसे पहले डायफ्राम मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और नीचे आते हैं और फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में क्या थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। बढ़ गया थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम। अब क्या होता है कि इस डायफ्राम से जो है पैराइटल प्लूरा अटैच्ड होती है, पैराइटल प्लूरा से विसरल प्लूरा अटैच्ड होती है और विसरल प्लूरा से लंग्स अटैच होते हैं। तो जब पैराइटल प्लूरा जब डायफ्राम नीचे आते हैं तो ये खींचते हैं पैराइटल प्लूरा को भी। तो जब पैराइटल प्लूरा खींचेगी तो ये विसरल प्लूरा को भी खींचेगी। विसरल प्लूरा लंग्स को खींचेंगे तो इसकी वजह से जो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लंग्स हैं इसकी वजह से क्या होता है, ये लंग्स भी ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, लंग्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। खिंच जाते हैं, ऐसे खिंच जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कह सकते हैं, इंट्रापल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है स्टूडेंट्स, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी, अब बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, ठीक है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पहला डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। अभी हमने आपको दिखाया था इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी रिब्स और स्टर्नम होती है वो लिफ्ट अप होती है। लिफ्ट अप यानी कि क्या बोलते हैं, बाहर और ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। बाहर और ऊपर की तरफ मूव करती है। जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिब्स और स्टर्नम होती है हमारी वो लिफ्ट करती है, मतलब बाहर और ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो किस डायरेक्शन में बढ़ता है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है, ठीक है। ये हमारी वेंट्रल साइड है और पीछे की साइड डोर्सल साइड है। तो किस डायरेक्शन में बढ़ा, डिप्स और स्टर्नम जब लिफ्ट अप करेंगे तो किस डायरेक्शन में बढ़ा, डोर्सो वेंट्रल, मतलब डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस में क्या होगा, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहले इस डायरेक्शन में इंक्रीज किया डायफ्राम की वजह से, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो है थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज किया। अब जो आपके रिब्स और स्टर्नम होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है आपकी क्या, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा से जुड़ी है विसरल प्लूरा और विसरल प्लूरा से जुड़े हैं लंग्स। तो जब आपके रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट करेंगे ऊपर, बाहर और ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये खींचेंगे पैराइटल प्लूरा को भी, पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा को खींचेगी और विसरल प्लूरा लंग्स को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मतलब आपके लंग्स के जो अंदर का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जब इसके रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर पाते हैं, ठीक? तो जो हमारे लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो जो एयर है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, अब देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है और जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, तो एयर मूव करेगी एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा, इंस्पायरेशन, इससे क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है हमारा 760 mmHg, ठीक है। और जब इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो 758 mmHg हो जाता है, ठीक है। 758 mmHg हो जाता है। तो देखो एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में 758, मतलब ये हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर कम है ना, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर मूव करेगी,
ठीक है, इससे क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे ये देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारी बातें लिख दी है जो मैकेनिज्म है। पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। पहले डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा और फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, इट इंक्रीजेस द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजेस इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। ये इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम मतलब इसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दिया कि जो कवरिंग होती है लंग्स की, जो आउटर कवरिंग होती है लंग की, वो डायफ्राम से डायरेक्टली क्या बोलते हैं, अटैच्ड है। तो उसकी वजह से पैराइटल प्लूरा स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से विस्रल प्लूरा भी स्ट्रेच करती है। विस्रल प्लूरा लंग्स से अटैच्ड है, तो वो लंग्स को भी स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की। सेकंड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स और स्टर्नम क्या होंगे, लिफ्ट अप होंगे, मूव करेंगे आउटवर्ड एंड अपवर्ड, बाहर और ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, मतलब डोर्सो वेंट्रल एक्सिस मतलब ऐसे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। ठीक है, दस इट ऑल्सो इंक्रीजेस इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब लंग्स के अंदर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि जो पैराइटल प्लूरा है वो भी रिब्स और स्टर्नम से जुड़ी होती है, तो वो भी स्ट्रेच होगी, जिसकी वजह से विस्रल प्लूरा भी स्ट्रेच होगी और वो लंग्स को स्ट्रेच करेगी, तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट जब हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, मान लो मतलब 758 mmHg हो जाता है। ठीक है, 758 mmHg हो जाता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mmHg होता है। तो जो एयर है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो एयर 760 से 758 की तरफ मूव करेगी। ठीक है, हाई से लो की तरफ। तो एयर क्या करती है, हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। एटमॉस्फेरिक एयर इंटर इनटू द लंग्स, हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब 758 mmHg हो जाता है हमारे लंग्स का फ्रॉम 760 mmHg। अगर 760 mmHg हमारे लंग्स का प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 760 mmHg है, तो कोई भी ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर बराबर हो गया तो। ठीक है, तो हमारे जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो 758 mmHg हो जाता है। ठीक है, 760 mmHg से, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होता है। तो एयर मूव फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो एयर जो है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी हमारे लंग्स के अंदर मूव कर जाती है। इसी को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। इसी को हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्यों कह रहे हैं समझिए। ठीक है, जो हमारे लंग्स का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mmHg है, 760 mmHg है। ठीक है, और हमारे जो लंग्स का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो 758 mmHg है। तो देखो 760 mmHg से 758 मतलब -2 की कमी आ रही है ना, मतलब माइनस में हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो माइनस में चला गया, मतलब -2 है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसे नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझो, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 760 mmHg है और जो हमारे लंग्स का प्रेशर है वो 758 mmHg हो जाता है इंस्पायरेशन में। तो क्या हो जाता है, जो हमारा जो वैल्यू है वो -2 है ना, 760 के रिस्पेक्ट में देखो तो -2 की कमी है ना इसमें। ठीक है, -2 मतलब 2 की कमी है, -2 है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसे नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन को हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये एक पिक्चर मतलब एक इमेज है,
इंस्पायरेशन की, नॉर्मल इंस्पायरेशन की। इसमें देखो ये दिखा रहा है कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये देखो ये जो डायफ्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और जो रिब्स और स्टर्नम है, यहाँ पर देखो रिब्स और स्टर्नम रेस कर रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जिससे कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, जिससे कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है और एयर इंटर इनटू द लंग्स, एयर अंदर एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स की तरफ एंटर करते हुए ये देखो दिख रही है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने लिख लिया है कि जो आउटर कवरिंग होती है लंग्स की, पैराइटल प्लूरा, वो अटैच होती है रिब्स से, स्टर्नम से और डायफ्राम से। जब रिब्स और स्टर्नम मूव करते हैं आउटवर्ड और अपवर्ड, इट पुल्स पैराइटल प्लूरा व्हिच इन टर्न पुल्स विसरल प्लूरा व्हिच फाइनली पुल्स एंड स्ट्रेचेस द लंग्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज हो जाता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। इतनी बार मैंने बोला है, आई होप आपको भी दिमाग में सेट हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी का वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, करेक्ट है। जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी का बढ़ता है ना इंस्पायरेशन में, क्योंकि इंस्पायरेशन में क्या होता है, जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता अभी हमने देखा है, तो ये असर्शन क्या है, करेक्ट है। और रीजन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लीड्स टू दिस इंक्रीज, ठीक है। इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और असर्शन रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस इंस्पायरेशन। इसमें से बताना है कि किसकी वजह से इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक, जब क्या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमारा एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। क्योंकि गैस जो एयर होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो अभी हम एक्सपायरेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो जो एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जो एयर है वो हमारे लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल लंग एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ऐसा होगा तो ब्रीदिंग ही नहीं हो पाएगी, तो ये भी रॉन्ग है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस ये बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी 758 mmHg हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760, और एयर जो है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। डायफ्राम रिलैक्सेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन में डायफ्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं, तो ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट इन अ हेल्दी एडल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रीदिंग रेट पूछ रहा है एक हेल्दी एडल्ट एडल्ट का। जो एक हेल्दी एडल्ट है उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, वो 12 to 16 टाइम्स होता है पर मिनट, मतलब 12 से 16 बार पर मिनट ब्रीदिंग जो है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में होती है, ठीक है। जैसे हम लोग हेल्दी एडल्ट मान लो है, तो हमें क्या होगी, 12 से 16 बार जो है ब्रीदिंग रेट होगा, हर मिनट हम 12 से 16 बार ब्रीदिंग करेंगे, मतलब 12 से 16 बार हम इंस्पायरेशन भी करेंगे और 12 से 16 बार हम एक्सपायरेशन भी करेंगे, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 12 to 16। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा, एयर इंटर लंग्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एयर लंग्स में एंटर करती है क्योंकि जो है हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता है यहाँ पर, डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा,
डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो हमारा है वो गलत हो गया। स्टेटमेंट वन हमारा रॉन्ग हो गया। जब हमारे जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी एयर जो है हमारे लंग्स में एंटर करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया पहला। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो इंस्पायरेशन है उसकी शुरुआत डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से शुरू होती है। मैंने पहले आपको बताया कि पहले जो है वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, स्टेटमेंट वन, ब्रीदिंग हैज टू स्टेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होती है, एक इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। अब स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, चेंजेस इन थोरेसिक वॉल्यूम डजंट अफेक्ट लंग्स। ठीक है, थोरेसिक को वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो क्या ये डजंट अफेक्ट लंग्स? ये बिल्कुल गलत है कि जब हमारे थोरेसिक वॉल्यूम जब हमारा चेंज होता है तो जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी है वो भी तो चेंज होता है, तो ये लंग्स को भी तो अफेक्ट करता है, मतलब कि तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। जब हमारे थोरेसिक कैविटी जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम अगर चेंज होगा उसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम में भी तो चेंज आता है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी तो चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट टू रॉन्ग, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ लंग्स। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ लंग्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो लंग्स की जो कवरिंग होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे हम प्लूरा प्लूरा बोलते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, जो इनर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं विस्टरल प्लूरा। तो इन कवरिंग्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ताकि जो पैराइटल प्लूरा है, जो आउटर लेयर, वो इनर लेयर पे आसानी से मूव कर सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, इट इज फाउंड बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल लेयर्स ऑफ प्लूरा। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया कि ये विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में पाई जाती है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चंस खत्म हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये भी जरूर बताना। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।